दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशन्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले रशिया के कुछ सोल्जर्स को उनकी मिलिट्री बेसिस पर वापस बुलाया गया था। तब पूरी दुनिया को लगा था कि शायद अब ये सब थम जाए, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रशिया इस रीजन में अपने ट्रूप्स और भी ज्यादा बढ़ा चुका है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में फिर वही बात दोहराई है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने की सभी तैयारियां कर चुका है और अब वो झूठी खबरें फैलाकर यूक्रेन पर कब्जा करने का बहाना ढूंढ रहा है। दोस्तों इसमें इन्वॉल्व मेजर पावर्स इन टेंशन्स को कम करने के बजाय अलग अलग देशों से उनके सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज कोई भी देश चाह कर भी इस क्राइसिस से मुंह नहीं मोड़ पा रहा है। इसलिए ये क्राइसिस बाकी देशों की तरह इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट बन चुका है। लेकिन ये डायलेमा आपको कुछ सुना सुना सा नहीं लगता? जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज से 60 से 70 साल पहले भी हुआ था, जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के चलते दो गुटों में बंट गई थी। तब भी इंडिया को यूएस और यूएसएसआर के बीच किसी एक को चुनना था, लेकिन तब इंडियन लीडर्स ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का सहारा लिया। आज भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। आज भी इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है, लेकिन कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अप्रोच इंडिया के फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव के लिए एक बड़ा खतरा है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी क्राइसिस में इंडिया के रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक लूज लूज सिचुएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्राइसिस में इंडिया के अभी तक के रिस्पॉन्स को समझने से। दोस्तों इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस में इंडिया एक बहुत बैलेंस्ड और प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इंडिया ने कई हफ्तों तक इस क्राइसिस पर डिप्लोमेटिक साइलेंस मेंटेन किया, लेकिन अब जब उसने चुप्पी तोड़ी तब उसने अपने ग्लोबल कम्युनिटी से इस क्राइसिस को डिप्लोमेटिक और पीसफुल तरीके से सुलझाने की गुहार की। साथ ही 30 जनवरी 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ने इस क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन की मांग की। जब इस पर वोट करने की बारी आई तो इंडिया ने इसे अब्सटेन कर लिया, यानी कि ना तो इसके फेवर में वोट किया और ना ही इसके अगेंस्ट। लेकिन इंडिया का ये कदम डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स के लिए जरा भी सरप्राइजिंग नहीं था। वो इसलिए क्योंकि 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर अटैक किया था और यूएस ने उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया था, तब भी इंडिया ने अपना वोट अब्सटेन कर लिया था। रशियन एनालिस्ट ने इंडिया के इस कदम को प्रो रशियन व्यू से देखते हुए इंडिया को शुक्रिया अदा किया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान इंडिया ने चाइना में हो रहे विंटर ओलंपिक्स को भी बॉयकॉट किया, जहां पर रशिया यूक्रेन को लेकर अपने व्यू प्रमोट करने आया था। इसलिए इंडिया के इस बॉयकॉट को एक प्रो यूएस एंगल से भी देखा गया। लेकिन असल में इंडिया का ये स्टेप ना तो प्रो यूएस था और ना ही प्रो रशियन, बल्कि उसने किसी भी साइड्स को नाराज ना करते हुए एक सेफ ऑप्शन चूज किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आज जियोपॉलिटिक्स में कोई साइड ना लेना भी किसी न किसी की साइड लेने के बराबर ही है। खैर इतना ही नहीं, हाल ही में मेलबर्न में हुई क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान भी इंडिया ने इस मुद्दे को डिस्कस करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ये समझ आता है कि किसी एक ब्लॉक की साइड की बात तो दूर, बल्कि इंडिया इस मुद्दे पर खुलकर बात भी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों ये साइलेंस इंडिया के डायलेमा को चीख चीख कर बयां करता है। खैर जाहिर है कि कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि यूक्रेन ना तो इंडिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर करता है और ना ही ये दोनों देश आपस में कोई खास संबंध रखते हैं, और तो और इंडिया यूक्रेन से लगभग 4000 किलोमीटर दूर बसा है। तो ऐसे में इंडिया को इस क्राइसिस से क्या खतरा है? लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड और हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिया इस क्राइसिस से नहीं बच सकता है। और वो क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों इस सॉल्यूशन में इंडिया के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इंडिया के लिए क्राइसिस रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रशिया वर्सेस वेस्ट की है। इन दोनों के साथ ही इंडिया आज बहुत डीप स्ट्रेटेजिक टाइज शेयर करता है। इन सभी देशों की डेस्टिनी आपस में इस तरह गुथी हुई है कि इंडिया आज किसी भी ब्लॉक की नाराजगी लॉन्ग टर्म में अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के तहत दोनों में से किसी भी एक साइड को पिक करने से मना कर दिया था, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है। आज रशिया यूएसएसआर के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बहुत वीक है। साथ ही 1991 के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। आज ये दोनों देश स्ट्रैटेजिक एलाइज हैं और ये दोनों एक्टिवली इंडो पैसिफिक थिएटर में क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स के साथ मिलकर चाइना के राइज को कंटेन कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन भी इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा आज इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है।
ऐसे में इंडिया न तो कोल्ड वॉर की तरह दोनों साइड से दूर रहने की कोशिश कर सकता है और ना ही ये चाह कर भी कोई एक साइड पिक कर सकता है, स्पेशली तब जब दोनों ही साइड्स एक्टिवली इंडिया के सपोर्ट की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर आज ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और साथ साथ रिस्की भी है। आइए कुछ प्रोमिनेंट रिस्क पर हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, रशिया काफी लंबे समय से इंडिया का एक टाइम टेस्टेड और रिलायबल पार्टनर रहा है। साथ ही इंडिया की लगभग 86% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रशिया पूरी करता है। साथ ही इंडिया रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है और पिछले कुछ सालों में ये एक बायर सेलर के रिलेशनशिप से बढ़कर ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के लेवल तक अपग्रेड हुआ है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ज्वाइंट डेवलपमेंट इस ट्रेंड के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। डिफेंस के साथ साथ रशिया ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में खुलकर कश्मीर इशू पर इंडिया को सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, उसने ब्रिक्स और एससीओ जैसे चाइनीज डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। साथ ही रशिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर भी है, इसलिए यूएनएससी की परमानेंट सीट के एम्बिशन में रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। यानी कि रशिया के अगेंस्ट जाना इंडिया के लिए अभी नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया का साथ देने का मतलब यूएस के एग्रेसिव सैंक्शंस को खुला निमंत्रण देना है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रशिया को तो यूरोप और अमेरिका के सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे ही, लेकिन इंडिया को भी कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंतर्गत सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। कास्टा यूएस कांग्रेस के द्वारा लगाया गया एक ऐसा लॉ है जिससे वो अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने वाले देशों या ऐसे देशों के साथ एंगेज करने वाले देशों के साथ इकोनॉमिक सैंक्शन जैसे टूल इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि इंडिया और रशिया के बीच अभी S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 असॉल्ट राइफल्स के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर डील साइन हुई थी, जिसके अंतर्गत इंडिया के ऊपर कास्टा के सैंक्शंस इंपोज करने की बात की जा रही थी। तो अगर इंडिया रशिया के सपोर्ट में आता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी इस तरह के सैंक्शंस का सामना करना होगा। इसके अलावा इंडिया ने हमेशा डेमोक्रेसी, सोवर्निटी और नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया है, और जहां वो एक तरफ चाइना के इलीगल एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को टारगेट करता आया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इन्वेजन को सपोर्ट करना इंडिया के मोरल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ है। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। इंडिया को एक एग्रेसिव चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस और रशिया दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। यूरोप में कोई भी क्राइसिस यूएस और नेटो के फोकस को इंडो पैसिफिक से खींचकर वापस यूरोपियन बैटलफील्ड में ले आएगी। इसी चीज़ का फायदा उठाकर चाइना साउथ चाइना सी और इवन इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू कर देगा। यानी कि ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूएस सैंक्शंस के चलते रशिया चाइना के ऊपर और भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। ये एक्सेस आगे चलकर पाकिस्तान को भी फेवर कर सकती है। यानी कि सिचुएशन में हर तरफ से इंडियन इंटरेस्ट खतरे में है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल की। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि वॉर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं होता है। आज पूरी दुनिया पहले से ही हिस्टोरिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई का शिकार हो रही है। ऐसे में एक वॉर का छिड़ना दुनिया के हर व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ सकता है। खैर, आपको बता दें कि आज इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड $8 बिलियन के आसपास का है। हालांकि आज इंडिया रशिया ट्रेड सोवियत एरा के कंपैरिजन में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक पोटेंशियल वॉर के सिनेरियो में रशिया और उसके साथ डील करने वाले नेशंस के ऊपर लगने वाले सैंक्शंस इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जरूर अफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के शॉक से पूरी तरह उभरी भी नहीं है कि इस दूसरी क्राइसिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अगर वॉर छिड़ जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक बार फिर बुरी तरह इफेक्ट होंगी, और एक प्रोडक्ट जो इंडिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो है कुकिंग ऑयल। आपको बता दें कि इंडिया ने लास्ट ईयर 1.98 मिलियन टन्स सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसका 74% केवल यूक्रेन से मंगाया गया था। हालांकि वॉर के चांसेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ऑलरेडी ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी उन पर शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस क्राइसिस ने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल, स्टॉक मार्केट और गोल्ड के प्राइसेस पर तो असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस $70 से $75 पर बैरल एस्टिमेट किया गया था, लेकिन इन टेंशंस के बीच उसका प्राइस 14% की हाइक के साथ लगभग $90 पर बैरल तक पहुंच चुका है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये क्राइसिस जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है तो ये $125 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है।
रशिया ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 13% कंट्रीब्यूट करता है। ये अमाउंट ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से 2 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि यूरोप अपनी नेचुरल गैस की सप्लाईज के लिए किस तरह रशिया पर निर्भर है। यूरोप की 40% और पूरे विश्व की 20% नेचुरल गैस रशिया से आती है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन की रिसेंट विजिट के दौरान इंडिया और रशिया के बीच भी नेचुरल गैस डील साइन हुई थी, जिसमें इंडिया ने रशिया से $25 बिलियन ऑफ गैस खरीदने का फैसला किया था। लेकिन जाहिर है कि वॉर के सिनेरियो में नेचुरल गैस के प्राइसेस सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका देंगे, जिससे इंडिया जैसी इकोनॉमीज के ऊपर एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ना निश्चित है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया के लिए ये वॉर एक लॉस सिचुएशन है। और केवल इंडिया ही नहीं, बल्कि कभी भी कोई वॉर किसी के हित में नहीं होता। आज की हाईटेक न्यूक्लियर पावर दुनिया में तो इसको समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रशिया बहुत अहम कड़ी है, स्पेशली इंडिया के बढ़ते एम्बिशंस के लिए, जहां वो यूएस और चाइना दोनों के ही राइज को बैलेंस करना चाहता है। इंडिया के नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक स्टेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड की ज़रूरत है, जहां वो खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभरना चाहता है। इंडिया पीस और सोवरेन वैल्यूज के साथ किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को इन टेंशंस के बीच पीसफुल डायलॉग और रेजोल्यूशन को ही सपोर्ट करते रहना होगा, और आज वो एग्जैक्टली यही कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की एक पॉसिबल रशिया यूक्रेन वॉर में। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।